नेक्स्ट लेवल। नमस्कार साथियों। तो आज की परिचर्चा में हमारे साथ हैं प्रसिद्ध साहित्यकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ आदरणीय कपिलीशा पुरी जी। तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के जटिल होते रिश्तों पर। तो बताइए सर, क्या ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं? ओमान के मस्कट शहर में जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता हुई है 6 फरवरी को, तो उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर आया है, क्योंकि ईरान की सभी शर्तों को अमेरिका ने मानते हुए ये वार्ता की है। ईरान का ये कहना था कि वार्ता टर्की में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वार्ता का स्तर बदलना चाहिए। वो वार्ता को चाहता था कि ओमान में हो। वो ये भी चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही वार्ता हो। मिसाइल या दूसरी जो उनकी मांग थी यूएसए की, प्रॉक्सी को कंट्रोल करने की जो स्थिति है, उससे संबंधित मुद्दों को वो शामिल नहीं करना चाहता था। शुरू में तो अमेरिका भी अड़ गया कि नहीं, तीनों मुद्दों को शामिल करेंगे, और ईरान ने कहा कि ठीक है, नहीं करनी वार्ता तो मत करो। लेकिन फिर सऊदी अरब जैसे कई देशों ने कहा, बीच में पीछे से कुछ कहा होगा अमेरिका को, और अमेरिका कुछ बैकफुट पे दिखाई दिया। और अंत ईरान की सभी मांगों को मानते हुए ओमान के मस्कट शहर में दोनों देशों के बीच 6 फरवरी को बात हुई। उसमें ओमान के विदेश मंत्री भी वार्ता में शामिल थे। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, अमेरिका ने वार्ता के बाद ईरान के तेल क्षेत्र को लेकर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ईरान ने कुछ हैरानी भी जताई है। तो ये नहीं कह सकते कि युद्ध टल गया है। हाँ, ये जरूर है कि धीरे धीरे जितना आक्रामक अमेरिका पहले था, अब उतना आक्रामक रवैया उसका नहीं रहा है। उसकी कई वजह हैं, क्योंकि इधर अमेरिका को धीरे धीरे ये लग रहा है कि ईरान की मिसाइल ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को दिखाया भी है। ये तो पता था उसके पास कई हज़ार मिसाइलें हैं, हज़ारों ड्रोन हैं। उनके हमले का डर तो था, लेकिन अमेरिका उसको बहुत हल्के में ले रहा था। लेकिन लगातार दोनों तरफ से जो आक्रामक रवैया अपनाया गया, इसमें कहीं न कहीं कुछ दूसरी जगह से भी ईरान को खुफिया जानकारी मिल रही होंगी। अमेरिका की मनोस्थिति का भी उसे धीरे-धीरे पता चल गया होगा कि ये भी सीधे युद्ध नहीं चाह रहा है। जो भी है, जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, अब उसके पत्ते तो बाद में खुलेंगे। अभी-अभी उसने ईरान ने एक अबू मेहदी मिसाइल है उसकी, जो कि पानी के अंदर से मार कर सकती है, तो उसको भी दिखाया। उसकी रेंज बता रहे हैं 1000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। और जो यूएस का युद्ध पोत है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि उसकी शान रहा है, अगर ये मान रहे हैं विद्वान, अगर 40 से 50 इन अबू मेहदी मिसाइलों को एक साथ ईरान ने छोड़ दिया, तो उस युद्ध पोत को नुकसान पहुंच सकता है। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी और स्ट्रेटजिक स्तर पर भी उसके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। तो वो ये नहीं चाहता है। वो भी सारे सिक्कों को देख तोल रहा है और सारे पहलुओं में विचार कर रहा है। और वर्तमान में जितना अमेरिका स्ट्रेटजिक रूप से अकेला है, इतना वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी नहीं रहा है। तो चाहे कोई आदमी कितना भी मजबूत हो, चाहे कोई देश कितना भी मजबूत हो, अगर वो अकेला पड़ता जाता है तो धीरे धीरे उसका असर उस पर पड़ता है। और ये दिख भी रहा है, अमेरिका धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहा है। और अब वर्तमान में अगर उसने युद्ध को रोका या युद्ध नहीं किया और केवल परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता किया, तो ये यूएस की हार ही मानी जाएगी। तो सर, क्या यूरोप ने ईरान मुद्दे पर अमेरिका का साथ छोड़ दिया है? नहीं, इसे साथ छोड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भी मैंने बताया कि वर्तमान में यूएस अलग थलग पड़ता जा रहा है वैश्विक परिदृश्य में, और इसका उसे नुकसान भी हो रहा है। मैंने पहले भी पिछली चर्चाओं में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जो टैरिफ बार खेल रहे हैं, टैरिफ खेल रहे हैं पूरी दुनिया से, और जो उन्हें लग रहा है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका हर मुद्दे से अपने अकेले दम पर निपट सकता है, तो उन्हीं का नतीजा है कि उनके सारे मित्र देश उनसे दूर जा रहे हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे यूरोप हो, अब पहले जैसी निकटता किसी से भी उनकी नहीं है। लेकिन क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही, हालांकि पहले विश्व युद्ध से ही और उससे भी पुराने संबंध यूरोप से अमेरिका के बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। लेकिन पीछे जो कई मुद्दे हुए, वेनेजुएला पर भी थोड़े से अड़चन आई थी, लेकिन वेनेजुएला तो चलो निपट गया। उसके बाद जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का आक्रामक रवैया रहा, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति की पर्सनल चैट को वायरल किया, उनका अपमान किया, और भी कई देशों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, और यूरोप को बहुत हल्के में लिया। ऐसा लगा कि उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि केवल यूरोप को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को यूरोप की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका अकेले दम पे आगे बढ़ सकता है, यूरोप मजबूर होकर उनके पास आएगा। नाटो को लेकर भी स्थिति जटिल होती जा रही थी। नाटो देशों से भी उन्होंने पहले ही अपना बजट नाटो में बढ़वा दिया था, उनकी जीडीपी का 5% करवा दिया था।
तो नाटो पे भी संकट आ रहा था। वो कभी रूस के पक्ष में चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कभी रूस के खिलाफ बोलते हैं, कभी चीन के राष्ट्रपति से बात करते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही भारत के प्रति भी उनका नजरिया फिक्स नहीं है। तो उनकी जो कभी भी बदलने वाली मनोदशा है, उसकी वजह से दुनिया के देशों के राष्ट्रपति हों चाहे कोई भी संगठन हो, उन्हें बड़े अजीब तरीके से, अजीब निगाहों से देखने लगा है, शक की निगाहों से देखने लगा है। तो ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ा है और यूरोप से भी जो उसकी पुरानी निकटता है वो कमतर हुई है। लेकिन उन अंदर खाने अभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले दिनों जो अतिरिक्त टैरिफ की 10% टैरिफ की यूरोप पे घोषणा की थी, बाद में वापस ले ली। और जो स्थितियां इस समय बदली हैं उसमें फिर से उनके संबंध पहले की तरह खराब नहीं कह सकते, थोड़ा सुधार आया, लेकिन पहले की तरह निकटता भी नहीं है। हाँ, अंदर अंदर जरूर ईरान मुद्दे पर उनमें अभी भी एका बना हुआ है, लेकिन खुलकर समर्थन पहले जैसा नहीं है। तो सर, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो चीन है वो ईरान की पीठ पीछे मदद कर रहा है। हाँ, चीन तो पहले से ही ईरान का निकट सहयोगी रहा है। लगातार प्रतिबंधों के बावजूद जो अमेरिका ने ईरान पे लगा रखे हैं, उसके बावजूद चीन उससे तेल खरीदता रहा है, बड़े स्तर पर तेल खरीद रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था में भी मदद करता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करता है। और दोनों देश बहुत पुराने संबंध रहे हैं। चीन हमेशा सहयोगी रहा है, अभी भी मदद कर रहा है। पहले शुरुआत में कम कर रहा था, लेकिन इधर खबरें आ रही हैं कि उसने अपनी मदद बढ़ा दी है। उसके परमाणु बम कार्यक्रम हो, मिसाइल कार्यक्रम हो, जरूर चीन की मदद रही है, पीठ पीछे मदद रही है। और अभी जो अमेरिका के युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे थे, तो खुफिया जानकारी देने में भी चीन हमेशा से उसको देता रहा होगा, दे रहा है। और उसके युद्धपोतों की जो रियल टाइम पोजीशन है उसके बारे में भी वो खबर दे रहा होगा। और उसका मनोबल जो बढ़ा हुआ है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का, कुछ हद तक रूस का भी हाथ है और अमेरिका की नीतियों का भी हाथ है। अमेरिकी जो नीतियां हैं उसकी वजह से जैसे अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, तो उनका भी कुछ हद तक हाथ है ईरान के मनोबल बढ़ने पे। चीन क्यों मदद नहीं करेगा? वेनेजुएला के समय में चीन खामोश रहा, रूस भी खामोश रहा। उनकी खामोशी का फायदा उठाते हुए वेनेजुएला को अमेरिका ने एक झटके में हरा दिया और एक तरह से वहाँ कब्जा कर लिया। पूरा राष्ट्र अब अमेरिका के इशारे पे चल रहा है। तो वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा लाभ किसको था? चीन को। रूस को भी था, लेकिन सर्वाधिक लाभ था चीन को, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार रखता है और उसका लगभग 80% तेल कौन खरीद रहा था? चीन खरीद रहा था। वहाँ सोने का भी बहुत बड़ा भंडार है, चांदी का भी बहुत बड़ा भंडार है, जो और भी मिनरल्स हैं, इन सब पर किसका अधिकार हो गया? एक तरह से अमेरिका का हो गया है। अब जब वहाँ की सरकार अमेरिका के इशारे पे चलेगी तो रिसोर्सेज भी उसी के इशारे पे चलेंगे। तो अब चीन वैसा फायदा नहीं उठा पाएगा। उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश चीन ने वहाँ कर रखा था, वो भी खतरे में आ गया है। तो चीन ने बहुत बड़ा लाभ वहाँ खो दिया है, लेकिन चीन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि अभी अमेरिका के बराबर सामरिक स्थिति में वो नहीं आ पाया है। और चीन हमेशा से कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतने दखल देने से बचता रहा है। वो अभी भी अपने देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं लगा रहता है। वो जानता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि अमेरिका से सीधे सीधे टकराया जाए। लेकिन अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का मुद्दा हो, तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पे भी बार बार ट्रंप कह रहे थे कि नहीं नहीं, अगर मैंने ग्रीनलैंड को कब्जे में नहीं लिया तो चीन और रूस वहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, वहाँ अपनी सेना भेज सकते हैं। वहाँ पर भी ग्रीनलैंड में अगर अमेरिका पहुंचेगा तो उससे भी रूस को तो नुकसान नहीं, चीन को भी नुकसान है। चलो, ग्रीनलैंड को तो कोई बात नहीं, लेकिन ईरान, अगर ईरान में अमेरिकी समर्थित सरकार बन गई और वहाँ का तेल, वहाँ के रिसोर्सेज भी अमेरिका के इशारे पे चलने लगे, तो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सभी जानते हैं चीन बहुत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, यानी कि ऊर्जा ज़रूरतों पर बाहर के देशों पर निर्भर है। और वेनेजुएला के बाद अगर ईरान का भी तेल उसके हाथ से निकल गया या मनमाने तरीके से उसका संचालन होने लगा, तो उसका जो नुकसान है वो चीन को होगा। इसलिए चीन मदद कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में सफल हो। उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन भी अमेरिका से अच्छी है, वो ईरान के पास है। पाकिस्तान भले ही ऐसा लग रहा हो कि पूरी तरह अमेरिका के साथ है, लेकिन अंदर खाने थोड़ा बहुत वो काफ़ी हद तक चीन से भी मिला हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं चीन का योगदान है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहा होगा कि तुम पैसा खर्च करके या किसी भी तरह से कोई फर्म को हायर करके अमेरिका से संबंध बनाओ और भारत को दूर करो। क्योंकि पाकिस्तान में इतना दिमाग नहीं, जितना दिमाग उसने पिछले दिनों भारत को दूर करने के लिए अमेरिका से लगाया है। वो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे चीन की रणनीति ही दिखाई देती है, क्योंकि ट्रंप सोच रहे हैं पाकिस्तान उनके पाले में आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। चीन के पाले में अभी भी पाकिस्तान ज़्यादा है, ये अमेरिका की भूल है। तो चीन इतना कमज़ोर भी नहीं रहा है,
क्योंकि चीन के पाकिस्तान से भी ठीक संबंध है, बांग्लादेश से भी ठीक संबंध है, सऊदी अरब से भी ठीक संबंध है, खाड़ी देशों में उसके अच्छे संबंध हैं, अच्छी स्ट्रेटजी काम कर रही है। और वो एशिया और अफ्रीका में उसने जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो एशिया और अफ्रीका में उसका प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा है, उसका उभार इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है। उसकी इकोनॉमी सभी जानते हैं बहुत मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, टेक्नोलॉजी में भी वो अमेरिका के लगभग पास आ गया, चाहे एआई का मामला हो, चाहे हाई टेक्नोलॉजी का मामला हो। सबसे ज़्यादा शोध पत्र इस समय जो छप रहे हैं रिसर्च के, वो चीन में छप रहे हैं, साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, किसी मामले में हो। चीन के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, सैकड़ों साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ हमेशा एक राष्ट्रवादी सरकार रही है जो देश के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो वो किसी भी तरह अपने देश को आगे बढ़ाने पे वहाँ की सरकार हमेशा से आगे चलती रही है। तो चीन अब मदद करने में सक्षम है और उसके कई पहलू हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने एक खालीपन छोड़ा था, उसको भरा है। मध्य एशिया में भी उसने उस स्थिति को संभाला है और वहाँ पर स्थिति मध्य एशिया में मजबूत की है। खाड़ी देशों में भी जो रूस की कमज़ोर स्थिति के कारण कुछ खालीपन आया, वहाँ पर भी उसने अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। वो सीधे सीधे हस्तक्षेप अब अमेरिका के खिलाफ नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से तो हस्तक्षेप कर ही रहा है। अमेरिका थोड़ा बैकफुट पर आया है, तो उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर ये बताइए, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इससे मध्य पूर्व एशिया पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो खाड़ी के देशों में परमाणु बम बनाने की होड़ मच जाएगी। खासकर उन्होंने सऊदी अरब को लेकर कहा, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है, सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। तो सऊदी अरब के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उसका भी एक नैतिक बल बन जाएगा। उसको आप नैतिक रूप से फिर रोक नहीं पाओगे कि भाई जब ईरान ने बना लिया तो हमें क्यों रोक रहे हो। तो इसी तरह से वहाँ पर और भी कई देश हैं, चाहे टर्की हो चाहे दूसरे देश हो। टर्की तो खाड़ी देश नहीं है, लेकिन चाहे मिस्र हो चाहे दूसरे देश हों जो वहाँ उस क्षेत्र के देश हैं, वो सब चाहेंगे कि हम भी परमाणु बम बना लें। इजराइल के पास तो पहले से ही कहते हैं कि परमाणु बम है। तो ऐसी स्थिति में इतने सारे परमाणु बम से संपन्न जब देश हो जाएंगे तो ये क्षेत्र जो है विस्फोटक स्थिति में आ जाएगा और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मेरा तो मानना है कि पूरी दुनिया को परमाणु बम बनाने से किसी भी देश को अब रोकना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कई देशों के पास है भाई, यूएसए, रूस, चाइना, इंडिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इनके पास तो परमाणु बम है, इजराइल के पास भी हैं। इसके अलावा और कुछ और देश जुड़ जाएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। फिर दुनिया की स्थिति को, वैसे भी यूनाइटेड नेशन जो है कमज़ोर हो रहा है, तो कौन संभालेगा, कौन रोकेगा। किसी भी स्थिति में युद्ध भड़कने पर परमाणु का इस्तेमाल हो सकता है और तृतीय विश्व युद्ध में बड़े स्तर पर फिर परमाणु बम का उपयोग हो सकता है और दुनिया विनाश की तरफ जा सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि अभी भी कुछ देशों के पास ये परमाणु बम नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से परमाणु बमों को छीन लेना चाहिए, हटा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ कभी भी आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम जा सकते हैं। उत्तर कोरिया भी छोटा सा देश है, उसे परमाणु बम नहीं बना देना चाहिए था, लेकिन इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं परमाणु बम बनाने में चीन ने मदद की है और ये विश्व बरादरी के प्रति चीन का जो है एक तरह से लापरवाही भरा नजरिया है। ऐसी अपने हितों को साधने के लिए ऐसे लापरवाहीपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन जो हो गया वो तो अलग बात है, ये तो बात की बात है कि उनको कैसे रोका जाए इस्तेमाल करने से। लेकिन और किसी भी देश को, पूरी दुनिया को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहिए। इस दुनिया में पहले से ही बहुत खतरनाक हथियार बन चुके हैं। मिसाइलें लंबी रेंज की, इतनी ज़्यादा लंबी रेंज की मिसाइलें दुनिया भर के देश बनाते जा रहे हैं। ये बात सही है कि उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोक लगनी चाहिए। जो छोटे छोटे देश हैं वो सभी मिसाइलें बनाने लगेंगे तो कभी भी युद्ध भड़क सकता है, तो प्रभाव तो खराब पड़ेगा ही। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये कोशिश होनी चाहिए किसी भी तरह से ईरान परमाणु बम ना बनाने पाए, और उसने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया है उसको भी वहाँ से हटा देना चाहिए। ऐसी बात चल रही थी पीछे कि शायद वो ईरान सहमत हो गया कि रूस में वो इसको परमाणु जो उन्होंने एनरिचमेंट किया है उसको वो रख देगा, रखने के लिए तैयार है। आगे भी चाहे रूस हो, चीन हो, चाहे कोई भी देश, कहीं पाकिस्तान मदद ना करते चोरी छिपे। वो तो लीबिया को भी उसने भेज दिया था एक बार परमाणु बम बनाने की जानकारी, तो वो तो बहुत लापरवाह देश है। और इस सब पर एक निरीक्षण रखना चाहिए। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, और ये या तो समझौते से रुक जाए कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए। अगर युद्ध हुआ तो रुक ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर अमेरिकी समर्थित सरकार आ जाएगी, वहाँ पे मिसाइल कार्यक्रम भी अवरुद्ध हो जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा लंबी रेंज की मिसाइलों को, और वहाँ से फिर नई सरकार उम्मीद करेंगे कि फिर वैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। तो सर जो वर्तमान में तनाव की स्थिति है वो कहाँ तक खिंचेगी? तनाव वाकई में बहुत लंबा हो गया है। ये दिसंबर से शुरू हुआ था और लगातार चल रहा है। ईरान में अंदरूनी स्तर पे भी बहुत तनाव है,
आंदोलनकारियों को जरूर दबा दिया है ईरान की सरकार ने, लेकिन तनाव तो बना ही हुआ है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 60,000 लोग वहाँ पे ईरान की सरकार के द्वारा मार दिए गए, जो प्रदर्शनकारी थे। बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं उन्होंने भी उसका विरोध किया है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसके बारे में कहा है। ईरान अंदरूनी स्तर पे भी बहुत दबाव में है और बाहरी स्तर पे भी बहुत दबाव में है, लेकिन वहाँ की सरकार अमेरिका के सामने किसी भी हालत में जरूरत से ज़्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही कि परस्पर सम्मान के आधार पर ही वार्ता होनी चाहिए, और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बैकफुट पर आ रहा है। लेकिन अभी भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है। हो सकता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए राजी हो जाए, उसका जो भी समझौता होगा, जो भी निगरानी तंत्र लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि उस समझौते को वो कितना मानेगा आगे, ये तो ईरान पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वो राजी नहीं हुआ, या यूएस की कोई ऐसी शर्त हुई जिस पर बात नहीं बनी, तो फिर युद्ध हो जाएगा। और युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचेगा। हाँ, ईरान को ज़्यादा पहुंचेगा, वहाँ रेजिम चेंज हो जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने जिस तरह से एक विशिष्ट हथियार का उपयोग वेनेजुएला में किया था, और उसको उपयोग करके बहुत जल्दी उसने वेनेजुएला को हरा दिया था एक तरह से, और वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके वो ले गया था। अगर उस तरह के हथियार का उपयोग कर लिया, जैसा कि ईरान में मुश्किल है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला से बहुत ताकतवर देश है और उसकी मदद भी यहाँ पर बहुत सारे देश कर रहे हैं, तो ईरान में ऐसा करना आसान नहीं। लेकिन अगर कर लिया उसने, तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और वहाँ पर सरकार बदल सकती है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति दिख रही है उसमें वार्ताएं सफल हो नहीं रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध भड़क सकता है, युद्ध होगा। क्योंकि कोई भी देश उसके ईरान के दुश्मन देश, चाहे सऊदी अरब हो, जो अंदर खाने कहीं ना कहीं उनमें चलता है, कई ऐसे देश हैं जो चाह रहे रिजीम चेंज हो, तो उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि यूएस अंततः युद्ध करेगा, और युद्ध में जाए बिना उसका काम चलेगा नहीं, और वहाँ पर सरकार को बदलेगा। थोड़ा बहुत नुकसान उसको भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने युद्ध नहीं किया तो उसको, चाहे वो भले ही समझौता कर ले, उसको वैश्विक स्तर पर भी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत नुकसान होगा। जो ट्रंप की नीतियां हैं उनको भारी क्षति पहुंचेगी। तो ट्रंप के जो व्यवहार है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि युद्ध जरूर होगा और वहाँ रिजीम चेंज होगी। तो सर, यूरोप एवं अमेरिका की डील के बाद भारत का क्या कुछ स्टैंड बदला है? अमेरिका से तो अभी डील नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन टैरिफ आसपास के देशों पर लगा रखे हैं, जैसे पाकिस्तान पे 19% लगा रखे हैं, इसलिए बांग्लादेश, वियतनाम, इन देशों पे भी भारत से ज़्यादा टैरिफ है। भले ही 1% का अंतर हो, लेकिन सांकेतिक महत्व रखता है। जो पाकिस्तान अभी तक ये दिखा रहा था अपनी जनता को, सबको, कि हाँ देखो, भारत पर भारी मात्रा में टैरिफ लगा हुआ है और हम खास हो गए फिर से अमेरिका के, वहाँ पर उसको चोट पहुँची है। और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता अब मुनीर को और शहबाज शरीफ को बार बार कोस रही है कि आप तो इतना ज़्यादा चापलूसी कर रहे थे अमेरिका की, और फिर भी टैरिफ जो है भारत पे घट गया। लेकिन अभी भी डील फाइनल नहीं हुई है, और कई क्षेत्रों को लेकर अभी भी जनता में, सब लोगों में ये कयास लग रहे हैं कि यार ऐसा कैसे है। जैसे कि अब कृषि और डेयरी उद्योग, ऐसी खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि भारत ने इन क्षेत्रों को खोल दिया है, लेकिन कितना खोला है अभी पता नहीं। और डेयरी उद्योग की जैसे मैं बात करूं, तो वहाँ की जो गाय हैं वो मांस खाती हैं। अगर थोड़ा खोल भी दिया तो भारत के लोग जो शाकाहारी हैं, खासकर, वैसे मांसाहारी भी, वो कोई भी हो, क्योंकि गाय को तो पवित्र माना जाता है यहाँ पर, तो ऐसे डेयरी उत्पाद जो उस गाय के दूध के बने हैं जो कि मांस खाती हैं, तो उन डेयरी उत्पादों को यूज ही नहीं करेंगे। तो अगर खोल भी दिया तो उसका ज़्यादा असर भारत पर नहीं पड़ा। भारत सरकार ने जरूर हर पहलू को ध्यान में रखा होगा, और इस समय जो डील हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पे था, भारत नहीं था, तो भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। अमेरिका जो बातें कर रहा है कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, या भारत ने अपना कृषि और डेयरी उद्योग खोल दिया है और भारत बड़े स्तर पर व्यापार शुरू करेगा, लेकिन ये अभी बातें हवा हवाई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस से तेल का आयात बंद कर देगा। इस पे भी रूस का कमेंट आया कि भारत ने तो रूस से ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसी बात है इसमें पूरी तरह सच्चाई हुआ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि भारत थोड़ा बहुत तेल का आयात रूस से और कम कर दे, लेकिन उसका रास्ता वो कोई ना कोई निकालेगा खरीदने का, क्योंकि वेनेजुएला से भी अभी तेल इतनी जल्दी भारत नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वेनेजुएला में जो तेल इस समय निर्यात हो रहा था वो काफ़ी कम मात्रा में हो रहा था, और वहाँ का जो तेल निर्यात का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उसे खड़ा करने में $अरबों का निवेश अमेरिका को या दूसरे देशों को करना पड़ेगा,
और तब जाके वो बड़े स्तर पे वहाँ से तेल का निर्यात कर पाएगा। तो एकदम से तो वेनेजुएला भी नहीं दे पाएगा भारत को बड़ी मात्रा में तेल, और तो वो कैसे रोक पाएगा। और अभी ईरान की भी स्थिति जटिल बनी हुई है, यहाँ युद्ध भड़क गया और कहीं तेल महंगा हो गया और भी कोई स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि इस डील में कुछ ऐसे वायदे किए गए होंगे जिससे भारत को कोई तात्कालिक या दूरगामी कोई नुकसान बहुत बड़े स्तर पर होंगे। अभी हो जाएगी, 2-4 दिन में डील हो जाएगी, और जो समय था उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका ने भारत पर वो शर्तें नहीं थोपी होंगी जो भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ भारत को बढ़ा सकती थी। वो शर्तें अब नहीं होंगी। लाभ जरूर हुआ है इससे भारत को। भारत इस समय बहुत दबाव में था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो भारत सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका का, वो निर्यात के ऊपर बहुत दबाव था, तो टैरिफ का हटना बहुत जरूरी था। लेकिन अमेरिका को भी सफल कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले लगभग 2.5% टैरिफ भारत के सामानों पर अमेरिका लगाता था। अब 18% तो लगी। वही चीज़ है ना कि किसी से सारी चीज़ें छीन लो और फिर थोड़ी सी वापस करो तो उसे लग रहा है उसे बहुत मिल गया, जबकि उसे छीन तो चुका ही है। तो भारत नहीं, सारे देशों से वो टैरिफ वसूल रहा है, और सबको पहले ज़्यादा टैरिफ लगाया फिर कम किया। तो उसकी स्ट्रेटजी है, सबसे टैरिफ वसूल रहे हैं वो अमेरिका वाले, और सबको लग रहा है कि हमें राहत मिल गई। तो इस स्ट्रेटजी में कुछ हद तक तो सफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच काफ़ी दोस्तों को खो दिया है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ बार कम हुआ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत से यूरोप की जो डील हुई है उसका है, और आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि यूरोप और भारत में कई स्ट्रेटजिक साझेदारियां पनपेंगी। और जैसे सुन रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके साथ मिलकर वो हथियार बना सकता है और सहयोग बड़े स्तर पर जा सकता है। क्योंकि अमेरिका के बाद अगर हाई टेक्नोलॉजी में अमेरिका के समकक्ष कोई देश है या कोई देशों का समूह है या यूरोपीय संघ को अगर कहें तो वो यूरोपीय संघ ही है, और कोई दूसरा। अभी चीन उसके पास उतना नहीं है टेक्नोलॉजी में जितना ये है। तो अगर यूरोपीय देश संगठित होकर उस तरह से भारत के साथ सहयोग करने लगे, दोनों को बहुत लाभ पहुंचेगा और अमेरिका को इससे नुकसान होगा। शायद इसी नुकसान को अमेरिका भांप गया था कि अगर उसने और टाला तो भारत यूरोपीय संघ के निकट चला जाएगा और यूरोपीय संघ भी भारत की ओर ज़्यादा निकट आ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका को लाभ हो रहा है, जैसे सर्विस सेक्टर में अमेरिका को बहुत लाभ है भारत से। तो वो धीरे धीरे भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत या परस्पर सहयोग के तहत वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकती है, और उससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। इससे भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत हुई है, ये दिख भी रहा है, माहौल भी बदला है, पॉजिटिव माहौल हुआ है। और अमेरिका जो ईरान के मामले में बैकफुट पे आया है, शायद उसे ये महसूस हुआ होगा कि अब इस क्षेत्र में अपने दोस्तों खोने के बाद वो मनोवैज्ञानिक रूप से कितना कमज़ोर हुआ है, जिसका लाभ ईरान उठा रहा है। भारत की जहाँ तक स्थिति है तो अमेरिका से रिश्ते अब थोड़े से उसके सुधर रहेंगे आने वाले समय में, और अगर डील अच्छी हो गई तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और बढ़ेगी और फिर से अमेरिका थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मजबूत होगा। लेकिन भारत रहेगा तटस्थ, क्योंकि उसके ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, चाबार बंदरगाह उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी अब संबंध और ठीक हो जाएंगे, तो भारत तटस्थ बना रहेगा। तो सर, इस टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि कोई ना कोई हल निकलेगा, कि ये युद्ध भी टलेगा और ईरान परमाणु बम भी नहीं बना पाएगा। तो साथियों, ये परिचर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Next level.